हेलो स्टूडेंट्स। कैपिटल गेन में हम कर रहे थे कुछ विशिष्ट दृश्यामय पूंजी लाभों की गणना। इसी क्रम में आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डेप्रिशिएबल जो असेट्स होती हैं उनके संबंध में ऐसी स्थिति में क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं। तो ह्रास योग्य संपत्तियों की दिशा में पूंजी लाभों की गणना करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं, उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे। तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट। देखो, आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो डेप्रिशिएबल असेट्स है उन पर जब कैपिटल गेन की गणना की जानी होती है तो हम इसकी को दो पार्ट में हम इसको देखते हैं। पहला, जब किसी समूह की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, और दूसरा, जब किसी समूह की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो हम पहली परिस्थिति को अगर देख रहे हैं कि जब किसी समूह की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो वहाँ हमें क्या देखना है कि यदि सभी हस्तांतरित नहीं की गई है तो ऐसे हस्तांतरण या हस्तांतरणों से प्राप्त उपार्जित संपूर्ण प्रतिफल निम्न राशियों से अधिक है तो आधिक्य को हम क्या मानेंगे, अल्पकालीन पूंजी लाभ मानेंगे। देखो, प्रीवियसली मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जिन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगता है उनसे उत्पन्न जो पूंजी लाभ है वो हमेशा कौन सा होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि डेप्रिशिएबल असेट है तो यदि वो ऐसी स्थिति में करदाता के पास 36 माह से अधिक भी रही है तो भी उनसे उत्पन्न पूंजी लाभ जो है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ ही माना जाएगा। तो जब किसी समूह की सभी संपत्तियां हस्तांतरित हुई और नहीं हुई और उन पर अगर हम पूंजी लाभों की गणना करने जा रहे हैं, अल्पकालीन पूंजी लाभों की गणना, तो वहाँ हमें किन तीन राशियों को देखना है। पहला, ऐसे हस्तांतरण या हस्तांतरणों के संबंध में किए गए व्यय, गत वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति के समूह का अपलिखित मूल्य, और तीसरा, गत वर्ष के दौरान संबंधित समूह में प्राप्त की गई इसी समूह की अन्य संपत्तियों की वास्तविक लागत। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, कोई भी ह्रास छूट स्वीकृत नहीं होगी। साथ ही साथ क्या होगा कि यदि इन जो हमने जो ये तीन राशियां देखी उनसे यदि प्राप्त प्रतिफल से वो अधिक है तो यहाँ पर इसे हम पूंजी हानि नहीं कहेंगे बल्कि शेष राशि पर हम ह्रास छूट निर्धारित दरों से स्वीकृत करेंगे, क्योंकि हम ये मानकर चलेंगे कि उस ब्लॉक में कुछ असेट्स अभी और बची हैं। दूसरी परिस्थिति आती है कि जब किसी समूह की सभी संपत्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया हो। अब जब सभी संपत्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया है तो वहाँ हम क्या करेंगे कि जो हस्तांतरण मूल्य है उससे यदि निम्न संपत्तियों का योग अधिक होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि वहाँ अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है या अल्पकालीन पूंजी हानि हुई है। उसमें हम क्या क्या लेंगे, संपत्तियों के वर्ष के प्रारंभ में संपत्तियों के ब्लॉक का रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें हम ऐड करेंगे वर्ष के दौरान प्राप्त की गई कोई इस तरह की अन्य संपत्तियां या हस्तांतरण से संबंधित व्यय। इन तीनों का योग यदि हस्तांतरण मूल्य से कम है तो आधिक्य क्या होगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ, और यदि इन तीनों का योग हस्तांतरण के मूल्य से अधिक है तो वहाँ क्या होगी, अल्पकालीन पूंजी हानि। तो यहाँ हम निम्न उदाहरण के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसे हम देखिए, श्री रमाकांत देसाई के स्वामित्व में 1 अप्रैल 2019 को डेप्रिशिएबल जो असेट्स थी उसकी डिटेल हमें दी गई है। प्लांट ABCD 4 प्लांट है जिनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें दिया गया है, डेट ऑफ एक्विजिशन हमें दिया गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 19 दी गई है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन हमें दिया गया है। तो 4 प्लांट है और 2 बिल्डिंग है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर देसाई ने क्या किया है, एक प्लांट E और ख़रीदा है और एक बिल्डिंग C और ख़रीदी है, और इसी ड्यूरेशन में उन्होंने कुछ सेल भी किए हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें ये निकालना है कि प्लांट ABCDE इन पर क्या कैपिटल गेन हुआ है, क्या कैपिटल लॉस हुआ है, या इन पर हमें अभी और डेप्रिसिएशन लगाना है। तो वो सारी डिटेल हम देखते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए हम मिस्टर देसाई का जो डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति है कि जहां ब्लॉक की सभी एसेट ट्रांसफ़र हो गई है किसी ब्लॉक की, किसी प्लांट की, तो वहाँ हम ये देखेंगे कि वहाँ कैपिटल गेन
ये कितना हुआ है, कैपिटल लॉस कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्रम में चलते हैं, फर्स्ट ब्लॉक को लेते हुए प्लांट ए की दशा में। देखिए आप, प्लांट ए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख था और डेट ऑफ एक्विजिशन उसकी क्या थी, 1 मई 2001। उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को कितना था, 20,000 रुपये। प्लांट ए में से 3 मई 2019 को उसको 1,20,000 रुपये में इन्होंने क्या किया, देखिए सेल किया है। और एक्सपेंसेस जो उसके ऊपर हुए हैं ट्रांसफ़र के, वो कितने हुए हैं, 2,000 रुपीज़ हुए हैं। किस ब्लॉक का ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर लग रहा है, 15% की रेट से यहाँ डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो जो ब्लॉक बी है प्लांट का, उस पर भी 15% लग रहा है। तो दोनों प्लांट ए और बी का जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 2019 को, ये एक ही ब्लॉक में आएगा। तो पूरे ब्लॉक का जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा वो 20,000 और 30,000 मिला के कितना हुआ, 50,000। अब हमने देखा कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, प्लांट ए का सेल कंसिडरेशन कितना आया है, 1,20,000। और जो नया कोई अगर इन्होंने इसमें कुछ इंक्रीज़ किया है, यदि हम उसे देखें तो इसी ब्लॉक का एक प्लांट ई इन्होंने परचेज़ किया है 40,000 रुपीज़ में। तो इस ब्लॉक का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, 50,000। इसी ब्लॉक में प्लांट ई आया है 40,000 का 15% रेट पे, आप देख रहे हैं। ये देखिए, प्लांट ई इन्होंने परचेज़ किया है, वो 40,000 का है और 15%, तो 1% एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का हमारा एक ब्लॉक बनता है। तो ए बी उनका रिटर्न डाउन वैल्यू टोटल कितना हुआ, 50,000, ठीक है। और अब नया प्लांट जो इन्होंने 40,000 में खरीदा, तो अब इस ब्लॉक में 15% ब्लॉक में टोटल एसेट कितनी हो गई, 90,000। इसका जो इसमें जो सेल कंसिडरेशन अगर हम उस पर जाएँ तो सेल कंसिडरेशन इसका 1,20,000 आ रहा है। देखिए आप, प्लांट इधर देखिए, प्लांट ए 3 मई 2019 को सेल किया गया 1,20,000 में और ट्रांसफ़र पर एक्सपेंसेस कितने हुए, 2,000 रुपये। तो यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए, सेल कंसिडरेशन of plant A sold during the previous year 1920, 1,20,000 being the sale consideration exceeds rupees 90,000. So only rupees 90,000 will be deducted written down value for the previous year 1920. Depreciation for the previous year क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर हम गणना करने जाते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए, सेल कंसिडरेशन 1,20,000, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र 2,000, रिटर्न डाउन वैल्यू 50,000 और उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट 40,000, टोटल 92,000 हमने 1,20,000 में से लेस किए, तो 28,000। देखिए आप, 28,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं 40% ब्लॉक की तरफ। देखिए, 15% ब्लॉक में हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए और बी पुराने प्लांट थे जिनका रिटर्न डाउन वैल्यू हमने लिया। प्लांट ई 15% ब्लॉक में हमने नया खरीदा, उसको ऐड किया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस हमने ऐड किए, टोटल 90,000 को जब 1,20,000 से माइनस किया तो 28,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया। हम 40% ब्लॉक की तरफ जाते हैं। 40% ब्लॉक में 2 असेट थी, कौन कौन सी, प्लांट सी और प्लांट डी। तो इनका रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल को कितना है, 90,000 और 1,50,000, दोनों मिला के कितना हुआ, 2,40,000। अब हम सेल ड्यूरिंग द ईयर परचेज इस ब्लॉक में कुछ भी नहीं हुआ है, सेल क्या क्या हुआ है वो हम देखें। अगर हम उस पर जाते हैं तो प्लांट डी सेल हुआ है, प्लांट सी भी सेल हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट, नीचे देखिए इधर, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट सी एंड डी 1 अप्रैल को 90,000 और 1,50,000 मिला के 2,40,000। कॉस्ट ऑफ प्लांट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ नहीं था हमारे पास। अब सेल कंसिडरेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो देखिए 2 लाख रुपए का प्लांट डी और 70,000 का प्लांट सी सेल हुआ, तो 2,70,000 इनका क्या हुआ, सेल कंसिडरेशन हुआ। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 3,000 और 1,500 मिला के कितने हुए, 4,500 हुए। तो 2,70,000 में से जब 4,500 और 2,40,000 मिला करके हमने 2,44,500 रुपये लेस किए, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ एसएससी को, 25,500 रुपये का। यहाँ जो दोनों अभी हमने ब्लॉक पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ये किस उसमें आते हैं कि जब ब्लॉक की सभी संपत्तियों का ट्रांसफ़र हमने क्या हुआ, मान लिया कि ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि सेल कंसिडरेशन उनको एक्सीड कर रहा है। अब हमारे पास आती है बिल्डिंग ए बी।
ए और बी का रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को है 2 लाख और 3,50,000, दोनों 5% ब्लॉक है। इसी क्रम में 8 फरवरी 2020 को एसएससी ने 5 लाख की एक नई बिल्डिंग और खरीदी है 5% ब्लॉक में। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो एसएससी के पास टोटल कितनी बिल्डिंग हो गई, ए बी का रिटर्न डाउन वैल्यू 5,50,000 हुआ, और नई जो इन्होंने खरीदी कितने में खरीदी है, 5 लाख में। तो 5,50,000 प्लस 5 लाख टोटल कितना हुआ, 10,50,000। ठीक है, 10,50,000 इनका टोटल 5% ब्लॉक में इनकी एसेट हो गई। अब इसमें से ट्रांसफ़र भी कुछ हुआ है, तो हम देखते हैं बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी और बिल्डिंग सी, तीनों को क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है अप्रॉक्सीमेट 1,50,000, 4,20,000 और 4 लाख में। तो देखिए सेल कंसिडरेशन पर अगर हम जाते हैं तो 4 और 4 8 और 9,70,000 रुपये इनका क्या हुआ, टोटल सेल कंसिडरेशन हुआ। और टोटल 9,70,000 के सेल कंसिडरेशन में इनके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस भी हैं कितने, 12,500। यहाँ हम ये देखेंगे कि टोटल सेल कंसिडरेशन तो इनका 9,70,000 है और इनके ब्लॉक में असेट कितनी है, 10,50,000। जब हमने 10,50,000 में से 9,70,000 को माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 80,000, और दिस इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को निकालने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 9,70,000 में से हम 5,50,000 का रिटर्न डाउन वैल्यू, 5 लाख की नई एसेट और 12,500 के ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, क्योंकि तीनों ही बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो गई है। हमने जब 10,62,500 को 9,70,000 से माइनस किया तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आया, 92,500। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने अभी देखा है, इससे क्या क्लियर होता है कि ब्लॉक ए में प्लांट ए को बेचने पर अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ, चाहे ह्रास योग्य संपत्तियां वास्तविक लागत से अधिक मूल्य पर ही बेची जाएगी तो भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ नहीं होगा, जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। या ये चाहे करदाता के पास 3 वर्ष से अधिक ही क्यों न रहे, फिर भी इन पर अल्पकालीन पूंजी लाभ ही होगा, दीर्घकालीन नहीं होगा। तो सामान्य शब्दों में जिन संपत्तियों पर ह्रास की छूट मिलती है उन पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ कभी नहीं हो सकता। एक इसमें परिस्थिति है 50 की, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। प्रथम समूह में प्लांट बी एवं ई भी काम आ रहा है, परंतु उनका अपलिखित मूल्य 0 हो गया है, अतः इन पर ह्रास की छूट भी नहीं दी जाएगी क्योंकि इस ब्लॉक में कोई संपत्ति का बैलेंस नहीं बचा है। इसी तरीके से द्वितीय समूह में भी अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है, इसमें भी ह्रास की छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि उस ब्लॉक में कोई संपत्ति नहीं बची है। तृतीय समूह में अल्पकालीन पूंजी हानि हुई है, इसमें भी ह्रास की छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि ब्लॉक के सभी संपत्तियों को क्या किया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया है। किसी भी समूह में संपत्तियों के विक्रय के कारण यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ या अल्पकालीन पूंजी हानि की स्थिति होती है तो उस दशा में ह्रास स्वीकृत नहीं किया जाता। अगली क्लास में हम कुछ और परिस्थितियां हैं जिन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।